नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम मुगलकालीन शासन व्यवस्था के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। हम मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं और उसमें हमारा टॉपिक चल रहा है मुगल वंश। और मुगल वंश के तहत हम शासन व्यवस्था के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। मुगलकालीन शासन व्यवस्था के मूल ढांचे को खड़ा करने का श्रेय अकबर को है। उस महान शासक ने जिस शासन पद्धति को लागू किया वे थोड़े से परिवर्तनों के अतिरिक्त औरंगजेब के समय तक जारी रही थी। उनकी शासन व्यवस्था में अरब तथा फारस की व्यवस्था के चिन्ह विद्यमान थे। इन विदेशी तत्वों के साथ भारतीय शासन व्यवस्था और भारतीय आदर्श भी घुल मिल गए थे। श्री जदुनाथ सरकार ने इस संदर्भ में लिखा है कि मुगल शासन प्रणाली भारतीय और अभारतीय प्रणाली का एक मिला जुला सम्मिश्रण था, अथवा वास्तविक रूप से ये फारस और अरब की प्रणाली भारतीय परिस्थितियों में प्रयोग की गई थी। मुगलों ने भारत के बाहर के किसी भी मुस्लिम शासक अथवा खलीफा की सत्ता के प्रति नाम मात्र की अधीनता भी स्वीकार नहीं की थी। इस दृष्टि से उनका युग सल्तनत काल में काफी भिन्न था, परंतु सल्तनत का दूसरा स्वरूप सैनिक स्वरूप कायम रहा। मुगलों की शासन व्यवस्था का मूलाधार सैनिक था। साम्राज्य के समस्त नागरिक अधिकारी मनसबदार अथवा व्यवस्था का मूलाधार सैनिक था। साम्राज्य के समस्त नागरिक अधिकारी मनसबदार अथवा सैनिक पदाधिकारी थे और सेना के बख्शी से अपना वेतन पाते थे। दिल्ली सुल्तानों के विपरीत मुगल शासकों ने अपनी प्रजा के लिए सुसभ्य जीवन की परिस्थितियों का निर्माण करना भी अपना कर्तव्य समझता था और शासन की ओर से प्रजा के दैनिक जीवन में बहुत ही कम हस्तक्षेप किया जाता था। सम्राट दिल्ली सुल्तानों ने जहाँ तक संभव हो सकता था इस्लामी कानूनों का पालन करने का प्रयास किया, परंतु मुगल सम्राटों ने कुछ मामलों में इस्लामी परंपरा का पालन नहीं किया। मुगलों ने सुल्तानों की भांति अपने आप को केवल मुसलमानों का शासक नहीं माना। अकबर और जहांगीर ने अपने आप को अपनी समस्त प्रजा का सम्राट माना और सभी के साथ समान व्यवहार किया। इस्लामी परंपरा के विरुद्ध मुगल सम्राटों ने अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि घोषित किया। यह बात हिंदुओं के राजत्व सिद्धांत के अधिक निकट थी। मुगल काल में समस्त शक्तियां सम्राट में ही केंद्रित थी। केंद्र में सम्राट शासन की धुरी थी। इस दृष्टि से वे पूर्णतया निरंकुश शासन थे, परंतु उन्हें स्वेच्छाचारी अथवा अत्याचारी कहना उचित न होगा। वे जन कल्याण में रुचि रखते थे और इसके लिए काफी परिश्रम भी करते थे। अकबर से शाहजहां तक के मुगल बादशाहों में प्रजाहित की भावना सर्वोपरि रही। अतः ये कहना अधिक उचित होगा कि वे स्वेच्छाचारी उदार शासक थे। ये ठीक है कि कानूनी दृष्टि से उनके अधिकारों पर किसी प्रकार की रुकावट नहीं थी। वे कुछ विशेषाधिकारों का उपभोग भी करते थे। साम्राज्य में प्रचलित सभी उपाधियों और राजकीय सम्मान का दाता केवल सम्राट होता था। प्रजा को झरोका दर्शन देने का अधिकार भी उसी का था। इसी प्रकार कलीम और कॉर्निश भी केवल उसी का अधिकार था। केवल वही नक्कारे का प्रयोग कर सकता था और उसके सिवाय अन्य कोई भी व्यक्ति हाथियों के दंगल का आयोजन नहीं करा सकता था। इस पर भी ये माना जा सकता है कि उसके अधिकारों पर अवश्य ही अंकुश रहा होगा। हमें मालूम है कि अधिकांश मुगल सम्राट अपने मंत्रियों तथा बड़े बड़े सरदारों से सलाह लिया करते थे। उनके प्रभाव को भी ध्यान में रखकर कार्यवाही की जाती थी। दिल्ली के सुल्तानों ने अपने अमीरों की शक्ति को कुचलकर अपनी शक्ति को बढ़ाने का प्रयास किया था, परंतु मुगल सम्राटों ने इसके विपरीत अपने अमीरों का विश्वास बनाए रखा था और अपनी सत्ता को सुदृढ़ बनाया था। ऐसी स्थिति में यह मानना उचित ही होगा कि सम्राट पर उसके अमीरों का प्रभाव भी बना रहा होगा। मुगल शासन के मुख्य अधिकारी मुगल सम्राट राजतंत्रीय सिद्धांतों के अनुसार मंत्री अथवा सलाहकार रखते थे। इस संस्था का प्रचलित वचारत की संज्ञा दी गई थी। उस समय आधुनिक मंत्रिमंडल के समान कोई संस्था नहीं थी
मंत्री केवल अपने परामर्श की अभिव्यक्ति सम्राट के समक्ष रख सकते थे। उसे स्वीकार करना या न करना सम्राट की इच्छा पर निर्भर था। वास्तव में बहुत कुछ बादशाह तथा उसके मंत्रियों के व्यक्तित्व पर निर्भर करता था। जदुनाथ सरकार लिखते हैं कि वजीर और दीवान बादशाह से दूसरी श्रेणी के धनवान पुरुष होते थे, किंतु अन्य पदाधिकारी उनके किसी भी रूप में सहयोग से के रूप में सहकारी नहीं थे। वे यथार्थ में उससे कई नीचे थे, और यदि उन्हें मंत्री की अपेक्षा सचिव कहा जाए तो अधिक उपयुक्त होगा। बाबर से अकबर तक के समय में शासन व्यवस्था के 4 प्रमुख विभाग थे। आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव के अनुसार अकबर के काल में 2 वर्षों के लिए यह संख्या 5 हो गई थी, जबकि टोडरमल को मशरफ दीवान अर्थ मंत्री बना दिया गया था, लेकिन ये विशेष परिस्थिति में किया गया था। औरंगजेब के शासनकाल में इन मंत्रियों की संख्या बढ़कर 6 हो गई थी। इन मंत्रिमंडल के विभागों के अतिरिक्त एक परामर्शदात्री समिति का उल्लेख भी मिलता है। इसके सदस्यों की संख्या लगभग 20 थी। अकबर महत्वपूर्ण एवं पेचीदा मुगल मामलों पर इस समिति से परामर्श लेता था। समिति की बैठक रात्रि में होती थी। प्रमुख मंत्रियों एवं पदाधिकारियों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है। नंबर 1 है वजीर। सैद्धांतिक रूप से वजीर शासन का प्रधान था और वे सभी राजकीय कार्रवाइयों के प्रति उत्तरदायी था। उसे प्रधानमंत्री, वकील, मुतल्लक और दीवान भी कह सकते थे। सम्राट की इच्छा अनुसार सम्राट की अनुपस्थिति में शासन का सारा दायित्व उसी को वहन करना पड़ता था। दीवान होने के नाते वे राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था और राज्य की संपूर्ण आय और व्यय भी की देखभाल करना उसी का काम था। आईने अकबरी के अनुसार दीवान अर्थ संबंधी बातों में सम्राट का नायब होता था, शाही राजकोषों की देखरेख करता था और हिसाब किताब की जांच करता था। उसी के पास माल गुजारी की रकम जमा रहती थी और वही लौकिक राजकता में व्यवस्था स्थापित करने वाला था। वे सम्राट और जनता दोनों से ही संपर्क बनाए रखना चाहता था। सरकारी नौकरियों में नियुक्ति दीवान की सिफारिश पर होती थी। राजकार्यों से संबंधित कई आदेश पत्रों पर दीवान के हस्ताक्षर आवश्यक थे। बख्शी के कार्यालय से संबंधित प्रपत्र दीवान के हस्ताक्षर के बिना मान्य न थे। मनसबदारों की तनख्वाह, जागीरों के खर्च, प्रांतों में भेजी जाने वाली रकम, मदद मास आदि पर उसके हस्ताक्षर होते थे। दीवान नवीन पद ग्रहण करने वालों के प्रमाण पत्र भी जारी करता था। जनता को राजस्व संबंधी शिकायतें भी दीवान के सामने पेश की जाती थी। उसके विभाग में ही लगभग सभी आवश्यक रिकॉर्ड रहते थे और एक प्रकार से उसका कार्यालय राज्य का अभिलेखागार था। उसके सहायक अधिकारियों में दीवान खालसा, दीवान तन, मुस्तौफी एवं दीवान बयूतात प्रमुख थे। इस प्रकार यद्यपि मुगल साम्राज्य में सम्राट ही सर्वेसर्वा था, किंतु दीवान पद का भी अपना एक महत्वपूर्ण स्थान था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद अयोग्य एवं विलासी मुगल सम्राटों के शासनकाल में साम्राज्य की वास्तविक शक्ति दीवान अथवा वजीर के हाथ में चली गई थी। मीर बख्शी। सेना विभाग का सर्वोच्च अधिकारी मीर बख्शी कहलाता था, परंतु वह सेना का प्रधान सेनापति नहीं होता था। उसकी नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती थी। इस पद पर कार्य निश्चित नहीं था। प्रारंभ में मीर बख्शी का प्रमुख कार्य सैनिकों की भर्ती, दाग, हुलिया व सेना की व्यवस्था था, लेकिन बाद में इस पद के साथ जिम्मेदारियां भी जोड़ दी गई, जिससे इस पद के अधिकारी के लिए सैन्य योग्यता के साथ साथ प्रशासनिक योग्यता भी आवश्यक हो गई थी। अकबर के शासनकाल में इस पद का समुचित विकास हुआ। हरिशंकर श्रीवास्तव में बख्शी के कार्य क्षेत्र को 2 भागों में विभाजित किया। प्रथम कार्यालय संबंधी और द्वितीय दरबार संबंधी। प्रथम के अंतर्गत कई विभाग थे और प्रत्येक विभाग का निश्चित कार्य क्षेत्र था। मनसबदारों की नियुक्ति वे उनके मनसबों के आधार पर
उनके सैनिकों की संख्या, वेतन, जागीर आदि की जांच बख्शी के कार्यालय में होती थी। मीर बख्शी के सर्टिफिकेट के बिना मनसबदारों के वेतन का भुगतान होना संभव नहीं था। दरबारी कार्यों के संबंध में अबुल फजल लिखता है कि बाहर से आए सभी नवीन सैनिकों के वेतन तय करवाकर बख्शी उन्हें सम्राट के समक्ष उपस्थित कराता था। बख्शी सम्राट की यात्राओं, बाहरी दौरों, शिकार आदि में साथ ही रहता था। वे पड़ाव की देखरेख, वे मनसबदारों के ठहरने की व्यवस्था भी देखता था। वे कभी कभी महत्वपूर्ण अभियानों में सेना के साथ भी भेजा जाता था। शाही मेलों की सुरक्षा के लिए मनसबदारों की ड्यूटी लगाने का काम भी उसी का ही था। जदुनाथ सरकार बख्शी को पे मास्टर जनरल एवं ब्लॉकमैन ने उसे पे मास्टर एवं एडजुटेटेड कहा है, लेकिन डॉक्टर आर के सक्सेना इसे ठीक नहीं मानते। उनका कहना है कि वास्तव में वेतन का भुगतान दीवान ने तन ही करता था। फिर भी इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये एक अत्यधिक महत्वपूर्ण पद था। खाने सामा यानी खाने सामान अकबर के शासनकाल तक खाने सामान के पद को मंत्री के पद के समान नहीं माना जाता था, परंतु बाद में यह पद महत्वपूर्ण हो गया। ये पद घरेलू विभाग से संबंधित था और सम्राट की दैनिक भोजन व्यवस्था, कपड़े, हीरे जवाहरात, गोला बारूद और शाही मेलों के काम आने वाले पशुओं तक की देखरेख इसी विभाग की जिम्मे थी। इस पद पर महत्वपूर्ण उमरावों की नियुक्ति की जाती थी। खाने सामा का प्रमुख कार्य राजकीय परिवार से संबंधित सदस्यों की जरूरतों की पूर्ति व देखरेख था। वे सम्राट के निजी नौकरों व दासों का प्रधान था। राजमहल में रहकर और यदि सम्राट बाहरी दौरों पर हो तो वहाँ भी साथ में रहकर दैनिक खर्चे, खान पान, वस्त्र आदि की व्यवस्था देखता था। सम्राट से संबंधित जनाने की देखरेख व उनकी आवश्यकताओं की भी वे देखरेख करता था। मनुची ने लिखा है कि खाने सामान सम्राट के सभी प्रकार के व्यय के प्रति उत्तरदायी होता था। शाही कारखानों जहाँ नाना प्रकार की वस्तुओं का उत्पाद होता था, उनकी संपूर्ण देखभाल भी खाने सामा के नियंत्रण में थी। इस दृष्टि से खाने सामान का पद राज्य में नवीन वस्तुओं के निर्माण कारीगरों के इस दृष्टि से शाही कारखानों जहाँ नाना प्रकार की वस्तुओं का उत्पन्न होता था, उनकी संपूर्ण देखभाल भी खाने सामा के नियंत्रण में थी। इस दृष्टि से खाने सामा का पद राज्य में नवीन वस्तुओं के निर्माण, कारीगरों के प्रोत्साहन देने और राजमहली व्यवस्था से संबंधित एक महत्वपूर्ण पद था और बाद में ये एक वजीर से ही नीचा रह गया था। प्रधान काजी मुगल काल में सम्राट के बाद न्याय विभाग का दूसरा महत्वपूर्ण पद प्रधान काजी का होता था। मुगलों की न्याय व्यवस्था का प्रमुख आधार मुस्लिम कानून निर्माताओं द्वारा निर्मित सिद्धांत एवं दिल्ली सुल्तानों द्वारा स्थापित की गई न्याय व्यवस्था थी। सम्राट की राजकीय कार्यों में अत्यधिक व्यस्तता के कारण यह संभव नहीं था कि वे सभी अपीलों की सुनवाई कर सके। इसलिए एक प्रधान काजी की नियुक्ति की जाती थी और वे अपीलों की सुनवाई भी करता था। इस दृष्टि से वे साम्राज्य का सर्वोच्च न्यायाधीश था और साम्राज्य की न्याय व्यवस्था के लिए उत्तरदायी था। प्रांतों, जिलों और नगरों में काजियों को नियुक्त करना तथा उनके निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनना उसका मुख्य काम था। उसकी सहायता के लिए मुफ्ती होते थे जो इस्लामी कानूनों की व्याख्या करते थे। मुगल काल के अधिकांश काजी भ्रष्ट तथा घूसखोर थे। जदुनाथ सरकार ने लिखा है कि मुगल काल के लगभग सभी काजी कुछ अपवादों को छोड़कर घूस लेने के लिए बदनाम थे। डॉक्टर आसिफवादी लाल श्रीवास्तव और डॉक्टर इब्न हसन का मत है कि काजी उल कुजात, प्रधान काजी और प्रधान सदर एक ही थे। प्रधान सदर
प्रधान सदर सुदूर मुस्लिम कानूनों के विद्वान ज्ञाता को जिस सरा की जानकारी हो उलेमा कहा जाता था और शासन कार्यों में सम्राट उलेमाओं की परामर्श किया करता था, लेकिन एक ही साथ अनेक उलेमाओं से परामर्श करना संभव नहीं था। अतः शासन किसी एक उलेमा का चुनाव कर लेता था अतः शासक किसी एक उलेमा का चुनाव कर लेता था जो शेख उल इस्लाम कहा जाता था। वही काजी उल कुज्जाज भी कहा जाता था और परंतु कठिन प्रश्नों पर विचार करने के लिए सरा के ज्ञाताओं को बुलाया जाता था जिन्हें सुदूर कहा जाता था एवं जो स्थायी रूप में परामर्श के लिए नियुक्त होता था उसे सदर सुदूर कहा जाता था। इसका मुख्य काम सम्राट की धार्मिक मामलों में सलाह देना था। इसके अलावा राजकीय दान पुण्य की व्यवस्था, धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था, विद्वानों और साधु संतों के लिए राजकीय अनुदान की व्यवस्था करना उसका उत्तरदायित्व था। डॉक्टर इब्न हसन का मत है कि सदर सुदूर का काम केवल उलेमाओं को राज्य द्वारा जागीरें बख्शीश करवाने तथा निर्धनों को दान दिलवाने तक ही सीमित रह गया था। औरंगजेब ने पहली बार इसे मंत्री स्तर प्रदान किया था। मुअत्सिब मुगल काल में इस पदाधिकारी का सामान्य कार्य जनसाधारण के नैतिक चरित्र एवं आदर्श को उन्नत बनाना था, परंतु व्यावहारिक दृष्टि से इसका कार्य क्षेत्र मुसलमानों तक ही सीमित था। मुसलमान लोग इस्लाम की शिक्षाओं के अनुसार जीवन यापन करते हैं या नहीं ये देखना उसका मुख्य काम था और मुस्लिम लोगों को इस्लाम के विरुद्ध आचरण करने से रोकना भी उसका उत्तरदायित्व था। औरंगजेब के शासनकाल में इस पदाधिकारी का महत्व तो काफी बढ़ गया था, क्योंकि साम्राज्य में निर्मित होने वाले नए हिंदू मंदिरों को तोड़ने का काम भी उसको सौंप दिया गया था। नगर में शराब खाने तथा नए जुए के अड्डों को समाप्त करना भी उसका काम था और इसके लिए उसे सैनिकों के साथ नगर का दौरा भी करना पड़ता था। उपयुक्त प्रमुख पदाधिकारियों के अलावा अन्य बहुत से महत्वपूर्ण अधिकारी शासन व्यवस्था से संबंधित थे, जिनमें बुयुतात, मीर आतिश, दरोगा या डाक चौकी आदि मुख्य कहे जा सकते थे। बुयातात का काम मृत पुरुषों की धन संपत्ति का लेखा जोखा रखना तथा उस धन में से राजकीय कर को काटकर शेष धन मृत पुरुष के उत्तराधिकारियों को लौटा देना था। मीर आतिश तोप खाने का अध्यक्ष होता था और वे मीर बख्शी के अंतर्गत काम करता था। उसका एक मुख्य काम शाही महल एवं दुर्ग की रक्षा का प्रबंध करना था। दरोगा या डाक चौकी राजकीय डाक विभाग का अध्यक्ष होता था। शासकीय पत्रों को भिजवाने तथा पहुंचाने के अलावा उसे गुप्तचर विभाग भी सौंपा गया था, इसलिए शासन व्यवस्था में उसका प्रभाव काफी बड़ा हुआ था। संक्षेप में मुगलों की केंद्रीय शासन व्यवस्था काफी सुसंगठित एवं सुव्यवस्थित थी। प्रांतीय शासन व्यवस्था। प्रारंभिक दो मुगल सम्राटों ने प्रांतीय व्यवस्था में कोई विशेष योगदान नहीं दिया। अकबर के शासनकाल में साम्राज्य को सूबों प्रांतों में बांटा गया। आईन अकबरी में इनकी संख्या 12 बताई गई है। 1599 ईस्वी तक अकबर के शासनकाल में साम्राज्य को सूबों प्रांतों में बांटा गया। आईन अकबरी में इनकी संख्या 12 बताई गई है। 1599 ईस्वी तक बरार, खानदेश और अहमदनगर की विजय से 3 सूबे और बढ़ गए। इस प्रकार अकबर के शासन के अंत में मुगल साम्राज्य 15 सूबों में विभाजित था। जहांगीर के समय यही संख्या बनी रही, परंतु शाहजहां द्वारा ठट्टा, उड़ीसा और कश्मीर को स्वतंत्र सूबे बना देने से सूबों की संख्या बढ़कर 18 हो गई। औरंगजेब द्वारा बीजापुर और गोलकुंडा की विजय से 2 सूबे और बढ़ गए। इस सूबों का क्षेत्रफल स्थायी नहीं था और केंद्रीय सरकार की जरूरत के अनुसार इसमें परिवर्तन होते रहते थे। प्रांतों की आय में भी कोई समानता नहीं थी। साधारणतः सभी सूबे बराबर थे, किंतु सुरक्षा और सामरिक महत्व की दृष्टि से कुछ सूबों पर अन्य की तुलना में अधिक ध्यान दिया जाता था।
मुगलों की प्रांतीय शासन व्यवस्था का ढांचा उनकी केंद्रीय शासन व्यवस्था से मिलता जुलता था। जदुनाथ सरकार ने तो उसे केंद्रीय व्यवस्था का लघु रूप ही मानते थे। प्रांत का सर्वोच्च अधिकारी सिपे सालार कहा जाता था। उसे सूबा ए साहिब के नाम से भी जाना जाता था। यह पदाधिकारी सूबे में सम्राट का ही प्रतिरूप था। उसकी नियुक्ति स्वयं सम्राट द्वारा की जाती थी। सामान्यतः यह पद राजवंशीय लोगों अथवा उच्च मनसबदारों को ही दिया जाता था। सूबेदारों की नियुक्ति और पदोन्नति के संबंध में निश्चित नियम नहीं थे। सूबेदार की नियुक्ति एक सूबे में कितने समय तक की जाती थी, इसके भी कोई स्पष्ट नियम नहीं थे। सामान्यतः 3 वर्ष की अवधि के बाद उसका स्थानांतरण कर दिया जाता था। मुगल सम्राट की भांति सूबेदार का भी अपना दरबार होता था और वे एक विशाल सेना रखता था। प्रांत में शांति व्यवस्था कायम रखना, शाही आदेशों का पालन करवाना, प्रांत से राजस्व वसूली के कार्य में सहयोग देना, विद्रोह का दमन, न्याय प्रदान करना और जन सुविधा का ध्यान रखना सूबेदार के मुख्य काम थे। सूबेदार के लिए ऐसे कार्य जो सम्राट के विशेषाधिकार में थे करने की मनाही थी, जैसे चमड़ी उधेड़वाना, हाथी के पैरों से कुचलवाना, झरोका दर्शन देना आदि। मृत्युदंड के मामलों में शाही निर्देशों के अनुसार कार्य करना होता था। सम्राट की पूर्व स्वीकृति के बिना वे पड़ोसी राज्यों से युद्ध अथवा संधि नहीं कर सकता था। वे अपने अधिकारियों, दीवान और सद्र की नियुक्ति अथवा पदच्युत भी नहीं कर सकता था। फिर भी ये पद वास्तव में महत्वपूर्ण था। प्रांतीय शासन व्यवस्था का दूसरा महत्वपूर्ण अधिकारी दीवान ए सूबा होता था। प्रांत में सूबेदार के पश्चात दीवान का ही पद था। यह केंद्रीय राजस्व विभाग का प्रांत में प्रतिनिधि था और किसी भी तरह से सूबेदार के अधीन नहीं था। वह सूबेदार का प्रतिद्वंदी था और दोनों ही एक दूसरे पर निगरानी रखते थे। प्रांतीय दीवान का चुनाव केंद्रीय दीवान करता था और सम्राट द्वारा नियुक्ति की जाती थी। दीवान का मुख्य काम प्रांत से राजस्व वसूल करना तथा राजस्व वसूली के लिए प्रांतीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति करना उसका मुख्य कर्तव्य था। राजस्व संबंधी विवादों को निपटाना तथा कृषि की उन्नति की तरफ ध्यान देना भी उसी का काम था। उसे अपने कामों के लिए सूबेदार की सहायता पर निर्भर रहना पड़ता था, क्योंकि दीवान के अधिकार में अलग से सैनिक नहीं होते थे। उसे अपनी रिपोर्ट केंद्रीय दीवान के पास भेजनी पड़ती थी। दीवान के पश्चात न्याय और धार्मिक विभाग के अध्यक्ष का पद प्रमुख था। सद्र की नियुक्ति केंद्र के सद्र उस सुदूर की सिफारिश पर सम्राट द्वारा की जाती थी। वे अपने क्षेत्र में इस्लाम धर्म के हितों के प्रति उत्तरदायी था। काजी ए सूबा प्रांत का प्रमुख न्यायाधीश था, जिसकी नियुक्ति स्वयं सम्राट काजी उल कुज्जात की सिफारिश पर करता था। वे दीवानी और फौजदारी दोनों ही प्रकार के मुकदमों की सुनवाई करता था। बक्सी प्रांत का प्रमुख अधिकारी था और इसकी नियुक्ति मीर बख्शी की सिफारिश पर सम्राट द्वारा की जाती थी। वे सूबे के सैनिकों की देखभाल करता था। वे प्रांत में मनसबदारों की सूची भी रखता था। प्रांतीय बख्शी वाक्या निवास का भी कार्य करता था और माह में 2 बार उसे प्रांत की गतिविधियों की सूचना सम्राट को भेजनी पड़ती थी। मुगल काल में भी प्रांत जिलों में विभाजित थे, जो सरकार कहलाता था। सरकार महल या परगने में विभाजित थी और परगने का निर्माण कई गांवों के मिलने से होता था। साझा के समय कुछ परगनों को मिलाकर एक अन्य इकाई का निर्माण किया गया, जिसे चकला कहा जाता था। चकला यानी साझा के समय कुछ परगनों को मिलाकर एक अन्य इकाई का निर्माण किया गया, जिसे चकला कहा जाता था। कितने परगनों को मिलाकर एक सरकार बनती थी और प्रांत में कितनी सरकार होती थी, ये निश्चित नहीं था। जिले के सर्वोच्च अधिकारी को फौजदार कहा जाता था। उसका पद और कार्य आजकल के जिलाधीश के समान था। वे प्रांतीय सूबेदार के प्रति उत्तरदायी होता था। जिले में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए उसके अधीन एक सैनिक टुकड़ी रहती थी। जदुनाथ सरकार का मानना है कि फौजदार केवल प्रांतीय सेना का एक सेनापति होता था और उसका कार्य छोटे छोटे विद्रोह को दमन करना, डाकुओं का उन्मूलन करना तथा राजस्व अधिकारियों का सहयोग प्रदान करना था। उसकी नियुक्ति प्रांतीय सूबेदारों की सिफारिश पर सम्राट द्वारा की जाती थी।
जिले की शासन व्यवस्था का दूसरा प्रमुख अधिकारी अमल गुजार होता था। ये माल गुजारी एकत्रीकरण से संबंधित मुख्य अधिकारी था, जिसकी नियुक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा की जाती थी, लेकिन वह प्रांतीय दीवान के प्रति उत्तरदायी होता था। अमलदार को बेईमान और उपद्रवी किसानों के साथ कठोर व्यवहार करने का आदेश थे। सरकारी खजाने की देखभाल भी उसी के अधीन थी। अमल गुजार के अधीन बितकची नामक एक और अधिकारी होता था, जो भूमि और लगान संबंधी सभी कागज तैयार करता था। किसानों को वे लगान वसूली की रसीद देता था। परगने की शासन व्यवस्था सिकदार, आमिल, फौजदार, कानूनगो और कारकुन नामक पदाधिकारी चलाते थे। सिकदार परगने का मुख्य सैनिक अधिकारी होता था और अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था के लिए जिम्मेदार था। वह राजस्व वसूली के कार्य में भी सहयोग देता था। आमिल परगने का वित्त अधिकारी था। किसानों से लगान वसूल करना उनका मुख्य काम था। फौजदार परगने का खजांची था। कानूनगो परगने के पटवारियों का अधिकारी था। उसका काम लगान, भूमि और कृषि संबंधी कागजों की देखभाल करना था तथा उन्हें तैयार करना था। बड़े बड़े नगरों की व्यवस्था के लिए एक एक कोतवाल होता था। उसके पास 100 पैदलों के अलावा 50 घुड़सवारों का एक सैन्य दल होता था। कोतवाल मुख्य रूप से नगर पुलिस का अध्यक्ष होता था, लेकिन साथ ही वह नगर पालिका प्रशासन और फौजदारी के मुकदमों के लिए स्थानीय न्यायाधीशों का काम भी करता था। नगर में शांति व्यवस्था बनाए रखना, मूल्यों की माप तोल के बाटों का निरीक्षण कार्य, अपराधों को रोकने, लावारिसों की संपत्ति की व्यवस्था करने, बूचड़ खानों, कब्रगाहों और शमशानों पर निगरानी रखना उसी का दायित्व था। डॉक्टर परमात्मा शरण के अनुसार मुस्लिम शासकों ने अपनी दूरदर्शिता और राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए ग्राम बिरादरी के स्थानीय शासन के मामले में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझा। मुगलों के काल में भी गांवों की शासन व्यवस्था पहले की भांति परंपरागत ग्राम पंचायतों के द्वारा जारी रही। गांव के प्रमुख अधिकारियों में मुकद्दम, पटवारी, चौकीदार आदि मुख्य थे। मुगलों की सैनिक व्यवस्था, बाबर ने अपनी सैनिक शक्ति के बल पर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। उसकी सैन्य व्यवस्था तैमूर और चंगेज खान के संगठन पर आधारित थी। बाबर की सेना की शक्ति तोप खाने से और अधिक बढ़ गई थी। इसके अलावा उसने तुर्कों, मंगोलों और उज्बेकों की युद्ध प्रणाली की अनेक बातें अपना ली थी। हुमायूं ने यद्यपि बाबर की व्यवस्था को कायम रखा, परंतु उसमें सैनिक नेता के गुण नहीं थे। उसके पुत्र अकबर ने अपनी सैनिक शक्ति को सुदृढ़ बनाकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उसने सेना संबंधी अनेक सुधारों को भी कार्यान्वित किया। औरंगजेब के शासनकाल तक मुगलों की सेना किसी प्रकार से अपनी प्रतिष्ठा को कायम रख सकी थी, परंतु उसके बाद उसकी प्रतिष्ठा नष्ट हो गई थी। अकबर ने मनसबदारी प्रथा के आधार पर सैनिक व्यवस्था को सुसंगठित बनाया था। उस समय में सेना के 3 मुख्य अंग थे: घुड़सवार, तोपखाना और पदाती। नाविक बेड़ा भी था। सेना के इन सभी अंगों का महत्व एक जैसा नहीं था। बाद में हाथियों का महत्व भी बढ़ा। घुड़सवार सेना, अश्वारोही सेना मुगल सेना का सबसे प्रमुख अंग थी। अधिकांश मुगल शासक भी अच्छे घुड़सवार थे। बाबर ने भारत में जिस तुलगमा पद्धति का उपयोग किया था, जिससे उसे विजय प्राप्त करने में सफलता मिली थी, वे घुड़सवारों की गतिशीलता पर ही आधारित थी। घुड़सवारों की 2 श्रेणियां थी, एक बरगीर और एक सीलेदार। बरगीर सैनिक की घोड़े, अस्त्र शस्त्र एवं वस्त्र राज्य की तरफ से दिए जाते थे। सीलेदार इनकी व्यवस्था खुद करता था। घुड़सवारों का एक अन्य वर्गीकरण भी था। जिस सैनिक के पास 2 घोड़े होते थे, वह दुअस्पा कहलाता था। एक घोड़े वाले सैनिक को एक अस्पा कहा जाता था। 2 सैनिकों के बीच एक घोड़ा होने पर उन्हें निम अस्पा कहा जाता था। इस वर्गीकरण के आधार पर उनका वेतन भी अलग अलग होता था। मुगल अश्वारोही सेना की सबसे अधिक श्रेष्ठ टुकड़ी ऐदी सैनिकों की होती थी। इनकी भर्ती सीधे केंद्र के द्वारा की जाती थी और इनका संपर्क सीधे सम्राट से होता था। ये लोग सम्राट के निजी सेवक होते थे और इनकी शिक्षा आदि की व्यवस्था राज्य की तरफ से की जाती थी।
इनके लिए एक अलग दीवान और बक्सी हुआ करता था तथा एक अमीर इनका प्रमुख होता था। विशेष अवसरों पर एहदी सैनिकों की को सेना के साथ भी भेजा जाता था। प्रारंभ आरंभ में एक एक एहदी के पास 8-8 घोड़े रहते थे, परंतु अकबर के शासन के अंत में ये संख्या घटाकर 5 कर दी गई। जहांगीर ने इस संख्या को कम करके 4 कर दिए थे। एदी सैनिकों को 25 रुपये से 500 रुपये प्रतिमाह तक वेतन दिया जाता था, जबकि अन्य घुड़सवारों को 12 रुपये से 15 रुपये प्रतिमाह मिलता था। यानी कि मुगल असुरों की सेना की सबसे अधिक श्रेष्ठ टुकड़ी को एहदी सैनिक बोलते थे। फिर है पदाती सेना। मुगल शासकों ने पैदल सेना की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। अकबर के समय में इन्हें प्यादा, पायक आदि कहा जाता था। पदाती सैनिकों को मोटे रूप से 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 है लड़ाकू जैसे कि बंदूकची और तलवारिया शमशीरबाज। दूसरा अर्ध लड़ाकू जैसे संदेशवाहक, दास, चौबदार आदि। और तीसरा है गैर लड़ाकू जैसे लोहार, खनिक आदि। बंदूकचियों की संख्या पैदल सेना में सबसे अधिक होती थी। यद्यपि इनको सेना का महत्वपूर्ण अंग माना जाता था, परंतु इनका वेतन बहुत ही कम था। बर्नियर ने लिखा है कि पदाती सैनिकों को बहुत कम वेतन मिलता था और बंदूकचियों को अच्छे समय में भी कठिनाई से जीवन यापन करना पड़ता था। तोपखाना। बाबर ने भारत में सर्वप्रथम तोपखाने का उपयोग किया था, परंतु इसका संकलन अकबर के समय में ही हो पाया था। तोपखाने की व्यवस्था के लिए मीर खानसामा और मीर आतिश नामक अधिकारियों की नियुक्ति की गई। तोपों की ढलाई के लिए ढलाई खाने बनाए जाते थे। मुगलों की तोपें इतनी भारी होती थी कि उनको ढोने के लिए अनेक हाथियों और पशुओं की आवश्यकता पड़ती थी। औरंगजेब ने तोपखाने में सुधार करने का अथक प्रयास किया। फिर भी मुसलमान समालोचकों का मानना है कि मुगल तोपखाना निम्न स्तर का था। यूरोपीय राष्ट्रों की तुलना में मुगलों की का तोपखाना काफी कमजोर समृद्ध सिद्ध हुआ। नौसेना। मुगल सैनिक व्यवस्था में मुगल नौसेना सबसे अधिक उपेक्षित थी। अकबर ने पहली बार नौसेना के लिए मीर अबेर की अध्यक्षता में एक अलग विभाग का निर्माण किया था। जहांगीर और शाहजहां ने इस ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। औरंगजेब ने अवश्य ही इस ओर ध्यान दिया। फिर भी मुगलों की नौसेना नावों का बेड़ा बड़ा मात्र ही रही, जिसका मुख्य काम शाही परिवार के सदस्यों और सैनिकों को इस किनारे से उस किनारे पहुंचाना मात्र था। वित्त और राजस्व व्यवस्था। बाबर और हुमायूं दोनों का शासनकाल किसी प्रकार के आर्थिक सुधारों को कार्यान्वित करने के लिए बहुत अल्पकालिक था। अकबर ने साम्राज्य की अर्थव्यवस्था को सुसंगठित करने का प्रयास किया और इसमें उसे पर्याप्त सफलता भी मिली। अकबर जन कल्याण को उतना ही महत्व देता था जितना कि वे राज्य की सुरक्षा को देता था। उसकी कर पद्धति का उद्देश्य न केवल राज्य की वित्तीय स्थिति को सुधारना था, अपितु मोटे तौर पर किसानों, व्यापारियों और आम आदमी के हितों की रक्षा करना भी था। जहांगीर और शाहजहां ने उसकी नीति का पालन किया, परंतु औरंगजेब के समय अकबर द्वारा स्थापित व्यवस्था लड़खड़ाने लग गई थी। आय के स्रोत। आय का मुख्य स्रोत भूमिकर था। इसकी विस्तृत व्याख्या आगे की जाएगी। इसके अलावा व्यापारी कर, खानों पर कर, पैतृक संपत्ति कर, नमक कर, चुंगी कर, युद्ध में लूटी गई संपत्ति का 1/5वां भाग, टकसाल, अधीनस्थ राज्यों से प्राप्त होने वाले उपहार तथा वार्षिक कर, राजकीय कारखानों से होने वाली आय आदि मुगल राज्य की आय के मुख्य साधन थे। इसके अलावा स्थानीय शासन को विभिन्न प्रकार के करों से भी आय होती थी। उनका उपयोग स्थानीय शासन के लिए किया जाता था। बाबर और हुमायूं ने मुसलमानों से संपूर्ण संपत्ति को अपने अधिकार में ले लेता था। यदि मृतक ने निष्ठापूर्वक सेवा की हो तो उसके बीवी बच्चों की जीविका निर्वाह योग्य धन दिया जाता था, इससे अधिक नहीं। इस स्रोत से होने वाली आय भी काफी रही होगी।
न्याय व्यवस्था। मुगल सम्राट न्याय करना अपना पवित्र कर्तव्य समझते थे, परंतु व्यवहार में उनकी न्याय व्यवस्था दुर्बल सिद्ध हुई। वे साम्राज्य के सर्वोच्च न्यायाधीश थे और सप्ताह में एक बार खुले दरबार में बैठकर अपीलों एवं अभियोगों का निर्णय करते थे। हुमायूं ने अपनी न्यायप्रियता के लिए दल बदल तबल अदल अर्थात न्याय के नगाड़े की स्थापना की थी। हुमायूं ने तबल अदल। अकबर अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। वे धार्मिक मतभेदों तथा प्रभावों से दूर रहकर न्याय करता था। जहांगीर ने सोने की जंजीर का एक सिरा शाहबुरुज के कंगूरे में लगाकर और दूसरे सिरे को यमुना नदी के तट तक ले जाकर पत्थरों के खंभों में बांधकर अपनी न्यायप्रियता का सबूत दिया था। न्याय में देर होने अथवा और किसी प्रकार की कठिनाइयों के इस समय तक जंजीर को हिलाकर सम्राट का ध्यान आकर्षित किया जा सकता था। औरंगजेब के बारे में यह माना जाता है कि तैमूर के वंशजों में न्याय के लिए इतना अधिक सेवानिष्ठ व कठोर शासक कोई दूसरा नहीं था। मुगल सम्राट के अलावा एक ही समय में कार्य करने वाली एक दूसरे से स्वतंत्र 3 अलग अलग न्याय एजेंसियां थी। प्रथम न्यायालय में काजी शरीयत के अनुसार न्याय करता था। उसके सामने कुल विधि, आनुवंशिक संबंधी झगड़े, धार्मिक संस्था की पूंजी संबंधी विवाद आदि प्रस्तुत किए जाते थे। दूसरे प्रकार के न्यायालय सम्राट के एजेंटों अथवा फौजदार और कोतवाल तक के अधीनस्थ अधिकारियों अथवा जाति पंचायतों के प्रधानों द्वारा चलते थे। वे बिना लिखी हुई प्रथाओं अथवा जाति परंपराओं की विधि संहिता के अनुसार न्याय करते थे। तीसरे प्रकार के न्यायालय को उर्फ कहा जाता था और वे राजद्रोह तथा संगीन अपराधों के संबंध में निर्णय देते थे। मुगलों के समय में न्यायालयों में न तो कोई नियमित श्रेणीबद्धता थी, न ही समुचित विभाजन था और न ही न्याय की सुव्यवस्थित प्रणाली ही थी। मुगल सम्राट के अलावा राजधानी में प्रधान काजी, प्रांतीय राजधानियों में प्रांत का प्रधान काजी अथवा बड़े बड़े नगरों और कस्बों में भी काजी लोग न्याय प्रदान करते थे। काजी के अदालतों में धर्म संबंधी तथा दीवानी मामले प्रस्तुत किए जाते थे। काजियों की सहायता के लिए इस्लामी कानूनों की व्याख्या में दक्ष मुफ्ती लोगों को नियुक्त किया जाता था। काजियों के अलावा सूबेदार, फौजदार, सिकदार और कोतवाल फौजदारी मामलों की सुनवाई करते थे। दीवान, अमलगुजार, आमिल आदि लगान संबंधी मामलों की सुनवाई करते थे। अकबर ने हिंदुओं के आपसी दीवानी मामलों की सुनवाई के लिए हिंदू पंडितों को भी न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया था। ये पंडित हिंदू कानूनों, रीति रिवाजों तथा परंपराओं के आधार पर निर्णय करते थे। गांवों में न्याय प्रदान करने का उत्तरदायित्व तो ग्राम पंचायत का था। शासक लोग भी उनके निर्णयों को सम्मान देते थे। निम्न अदालतों के निर्णय के विरुद्ध उससे ऊपर की अदालत में अपील की जा सकती थी। मुगलों की न्याय व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष ये था कि एक न्यायालय का दूसरे न्यायालय जकात नामक धार्मिक कर और गैर मुसलमानों से जजिया तीर्थ यात्रा कर वसूल किए जाते थे। अकबर ने जजिया और तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। जहांगीर और शाहजहां ने अकबर की नीति को जारी रखा, परंतु औरंगजेब ने बादशाह बनने के कुछ वर्षों बाद इन करों की वसूली का पुनः आदेश दिया। कुल मिलाकर मुगलों को व्यय के मुकाबले अधिक आय हो जाती थी। चुंगी कर। मुगल शासन की आय का एक प्रमुख साधन चुंगी कर था। आंतरिक और बाहर से आने वाली वस्तुओं पर चुंगी ली जाती थी। विदेशों से आने वाले और विदेशों को भेजे जाने वाले माल पर बंदरगाह और सीमाओं पर चुंगियां लगा करती थी। अकबर के समय में उत्तरी भारत में लगभग 21 बंदरगाह थे। इनमें से लाहौरी बंदर, सूरत और बालसोर अधिक प्रसिद्ध थे। बंदरगाहों से प्राप्त चुंगी का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि केवल सूरत के बंदरगाह में से राज्य को 30 लाख रुपए वार्षिक की आय होती थी। सामान्यतः जिले के अधिकारी को शाही फरमान के द्वारा उस जिले में स्थित बंदरगाहों का नियंत्रण सौंप दिया जाता था। आयात और निर्यात संबंधी वस्तुओं पर कर निर्धारित कर दिए जाते थे। सम्राट के आदेश से समय समय पर इन दरों में फेरबदल होता रहता था। करों की वसूली का काम जिला अधिकारी अथवा किसी अन्य व्यक्ति को सौंप दिया जाता था। कभी कभी किसी स्थान से प्राप्त होने वाली चुंगी की आय किसी व्यक्ति विशेष को भी प्रदान कर दी जाती थी। सामान्यतः चुंगी की दर सामान के मूल्य पर 2.5%
2.5 से 5% रह जाती थी। औरंगजेब के शासनकाल में तक ये दर कायम रही। समकालीन विदेशी यात्री लिखते हैं कि सीमा शुल्क अधिकारी बड़े कठोर थे तथा आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की तलाशी ली जाती थी। थेवेनो ने लिखा है कि कभी कभी व्यापारी को माल उड़ाने में 1 महीना तक लग जाता था। देश के भीतरी भागों में माल ले जाने पर भी चुंगी वसूल की जाती थी। इसे राहदारी कहा जाता था। टकसाल राज्य की आय के साधनों में टकसाल भी महत्वपूर्ण थी। 1577 ईस्वी के पूर्व प्रांतीय टकसालें चौधरियों के अधीन कार्य करती थी, परंतु अकबर ने इनको समाप्त कर दिया कर समस्त टकसालों के लिए अलग अधिकारी नियुक्त किए और इन अधिकारियों पर एक निदेशक नियुक्त किया। सरकारी खजाना एक प्रकार से विनिमय बैंक था। लोगों को टकसाल में जाकर सिक्के ढलवाने की स्वतंत्रता थी और इससे राज्य को बट्टे के रूप में धन प्राप्त होता था। घिसे हुए सिक्कों को बदलते समय भी राज्य बट्टा वसूल करता था। राज्य को टकसाल से कितनी आय होती थी इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता था कि औरंगजेब के शासनकाल में केवल सूरत की टकसाल से 9 लाख रुपए वार्षिक की आय होती थी। अधिकांश इतिहासकारों ने मुगलकालीन सिक्कों की विशुद्धता तथा बनावट की सुंदरता की काफ़ी प्रशंसा की है। मुगलों का चांदी का रुपया वजन में 177.4 ग्राम का होता था। संपत्ति जब्ती। यूरोपीय यात्रियों ने संपत्ति जब्ती के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। उनके अनुसार शाही मनसबदार की मृत्यु हो जाने पर उसकी संपत्ति पर सम्राट का स्वामित्व एवं विशेषाधिकार माना जाता था। कभी कभी किसी बड़े व्यापारी की मृत्यु पर उसकी संपत्ति पर भी सम्राट का अधिकार माना जाता था। एक यात्री ने लिखा है कि सम्राट सामंत के साथ साथ पारस्परिक संबंध और अधिकार क्षेत्र स्पष्ट नहीं था। दूसरा दोष ये है कि वे इस्लामी कानूनों पर आधारित थी और कानूनों की व्याख्या में काफ़ी अंतर आ जाता था। तीसरा दोष साम्राज्य में प्रचलित नियमों का संग्रह न होना था। इससे लोगों को कानूनों को पर्याप्त जानकारी मिल जाती थी। औरंगजेब के शासनकाल में इन कानूनों को फतवा या आलमगीरी के रूप में संग्रहित कराने का प्रयास किया गया था। इससे लोगों को कानून को पर्याप्त जानकारी नहीं मिल पाती थी। औरंगजेब के शासनकाल में इन कानूनों को फतवा या आलमगीरी के रूप में संग्रहित कराने का प्रयास किया गया था। मुगलों का दंड विधान काफ़ी कठोर था। चोरी, डकैती, हत्या, विद्रोह, यौन अपराध तथा घूस आदि लेना देना प्रमुख अपराध है। गंभीर अपराध तथा राजद्रोह के मामलों में प्राण दंड, अंग विच्छेद, संपूर्ण संपत्ति का अपहरण आदि दंड दिए जाते थे। साधारण अपराधों के लिए कड़ी कोड़ों से पीटने की सजा, सामाजिक दृष्टि से अपमानित करना, आर्थिक जुर्माना आदि सजाएं दी जाती थी। मुगलों के शासनकाल में आजकल की भांति बंदी गिरोह की पृथक व्यवस्था नहीं थी और ग्वालियर, आगरा, झांसी, इलाहाबाद आदि पुराने दुर्गों को बंदी गिरोह के रूप में काम में लिया जाता था। कैदियों का व्यवहार संतोषजनक पाने पर उनको समय के पूर्व ही रिहा कर दिया जाता था। शुभ अवसरों पर भी कैदियों को रिहा करने की परंपरा थी। मुगलों की न्याय व्यवस्था इतिहासकारों के मध्य विवादास्पद रही है। यदुनाथ सरकार ने इस व्यवस्था को सुगम, सक्रिय एवं अपूर्ण बताता है। डॉक्टर आशीर्वादलाल श्रीवास्तव ने इसे दोषपूर्ण बताया है, जबकि डॉक्टर हसन ने इसे समयानुकूल माना है। डॉक्टर जैन का मत है कि मुगलों की न्याय व्यवस्था कम खर्चीली, शीघ्र कार्य करने वाली, सरल तथा तथ्यों पर आधारित है। अब मुगल शासन व्यवस्था का मूल्यांकन। मुगलकालीन शासन व्यवस्था एक मध्यकालीन व्यवस्था थी, अतः उसकी सही मूल्यांकन करते समय हमें मध्ययुगीन परिस्थितियों को नज़र में रखना होगा, क्योंकि उस युग में धार्मिक कट्टरता की प्रधानता थी और कोई भी संस्था उससे प्रभावित नहीं रह पाई थी। दूसरी बात, उस युग में यातायात एवं आवागमन की तथा संचार के उन्नत साधनों का विकास नहीं हो पाया था और इसके अभाव में केंद्रीय सरकार के लिए शासन की मूल इकाई से निरंतर संपर्क बनाए रखना संभव नहीं था।
इस दृष्टि को ध्यान में रखकर कई इतिहासकारों ने मुगल शासन व्यवस्था को मध्य युग की श्रेष्ठ व्यवस्था शासन व्यवस्था माना है। दिल्ली सुल्तानों के समय में केंद्रीय तथा प्रांतीय स्तर पर शासन के मूलभूत सिद्धांत सुव्यवस्थित ढंग से विकसित ही हो पाए थे। उन्होंने इस आदेश से अब्बासी संस्थाओं को लागू करने का प्रयास किया था, परंतु खलजी और तुगलक शासकों के अलावा अन्य कोई भी दिल्ली सुल्तान इस दिशा में विशेष प्रगति नहीं कर पाया। लोधी शासन काल में अमीरों में कबीलियाई भावना की प्रधानता तथा सुल्तान के साथ उनके समानता के दावे के कारण शासन व्यवस्था शिथिल पड़ गई थी और मुगल सम्राट को फिर से शासन व्यवस्था संगठित करनी पड़ी थी। मुगल वंश के प्रथम दो सम्राटों बाबर और हुमायूं को ने तो इतना समय ही मिल पाया, उन्हें उनसे शासन व्यवस्था को सुसंगठित करने योग्य प्रतिभा तथा रुचि थी। इस काम को सफलता के साथ पूरा करने का श्रेय अकबर को जाता है। अकबर ने अपने पूर्वाधिकारियों के शासन व्यवस्था के अनुभवों का लाभ उठाकर एक श्रेष्ठ, सुसंगठित और सुव्यवस्थित शासन व्यवस्था को विकसित कर एवं लागू किया। उसकी सबसे बड़ी देन है प्रशासन की विभिन्न इकाइयों के कार्यों तथा अधिकारों का स्पष्ट विभाजन तथा विभिन्न विभागाध्यक्षों के अधिकार एवं कर्तव्यों की स्पष्ट व्याख्या करना। अकबर की दूसरी बड़ी विशेषता किसी भी विभागाध्यक्ष को विभागीय कार्यों के लिए असीमित अधिकार प्रदान करके प्रत्येक अधिकारी पर दूसरे अधिकारी की निगाह रखने की व्यवस्था है। इस संबंध में उसकी प्रांतीय शासन व्यवस्था एक ज्वलंत उदाहरण माना जा सकता है। इस प्रकार की व्यवस्था में से कोई भी पदाधिकारी अपनी गतिविधियों को केंद्रीय सरकार से अधिक दिनों तक गुप्त नहीं रख सकता था और इस वजह से वे प्राय विद्रोह की बात भी नहीं सोच सकता था। अकबर की मनसबदारी प्रथा और मालगुजारी के क्षेत्र में देसाला बंदोबस्त प्रशासन के क्षेत्र में उसकी अन्य महत्वपूर्ण देन मानी जा सकती है। यह ठीक है कि सैनिक व्यवस्था की अनेक बातें जैसे कि दाग प्रथा, सैनिकों का हुलिया नोट करने, दशमलव पद्धति के आधार पर सैनिकों का विभाजन आदि अलाउद्दीन खिलजी के समय में चली आ रही थी, परंतु अकबर ने उन्हीं को विकसित कर रूप देकर मनसबदारी प्रथा को प्रारंभ किया। इसी प्रकार शेरशाह की लगान व्यवस्था में पर्याप्त सुधार करके उसने देसाला बंदोबस्त को लागू किया था। अकबर द्वारा स्थापित शासन व्यवस्था को उसके उत्तराधिकारियों ने समयानुकूल परिवर्तनों के साथ लागू रखा। जहांगीर ने विरासत में प्राप्त शासन व्यवस्था में किसी प्रकार का विशेष सुधार नहीं किया और उसके शासनकाल में भी अकबर की शासन व्यवस्था अपने मूल रूप में कायम रही। शाहजहां ने परिस्थितिवश उसमें कुछ मामूली सुधार किए और औरंगजेब कट्टर धार्मिक प्रवृत्ति का शासक था, अतः उसने अपने सिद्धांतों और कुछ अपने समय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बहुत से सुधार किए। फिर भी उसके समय में भी शासन व्यवस्था के मूल ढांचे में कोई क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं हुआ। औरंगजेब की मृत्यु के बाद अयोग्य एवं विलासी मुगल शासकों के समय अकबर की शासन व्यवस्था में धीरे धीरे इतने दोष उत्पन्न हो गए कि अंत में मुगल साम्राज्य और मुगल वंश का ही पतन हो गया। फिर भी मध्य युग के एक लंबे समय तक मुगल शासन व्यवस्था ने भारत को सुरक्षा तथा शांति प्रदान की। अंग्रेजों ने भी उसकी उपादेयता को ध्यान में रखकर उसकी बहुत सी बातों को अपना लिया था। इस प्रकार हमने मुगल शासन व्यवस्था के विषय में विस्तार से अध्ययन किया। धन्यवाद।